Hello everyone, this is Javed Khan, Faculty of Civil Engineering, ECC, Delhi, Dwarka, Sector 1. In this video, we have started a new subject, RCC Video Lecture Series. आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास में हम आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे RCC. RCC is very important subject for civil engineering, exam point of view as well as practical point of view. अगर मैं आरसीसी की बात करूं सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही, एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जनरली क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हो गया कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि पहला या दूसरा क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा जाएगा, आरसीसी से पूछा जाएगा. तो इसलिए आरसीसी को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ना, आरसीसी को आपको इसलिए पढ़ना ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप इंटरव्यू दो और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप उस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सको, टैकल कर सको, उसका आंसर दे सको. क्लियर हो पॉइंट. एग्ज़ाम के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल के लिए बहुत इम्पैक्ट रखता है. और आरसीसी की सबसे अच्छी ब्यूटी ये होती है कि आरसीसी हमारे पास थ्योरेटिकल और एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों क्या होता है, एक साथ चलता रहता है. जितनी चीज़ों को थ्योरेटिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा डेफिनेटली वो सारी चीज़ आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, क्योंकि घर बनते हुए तो सभी ने देखा है ना. फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ बीम की, तो सबको पता है बीम क्या होती है, ठीक है. तो बीम में जैसे मैं यहाँ पे फोर्स वगैरह एक्सप्लेन करूँ, उसकी एनालिसिस एक्सप्लेन करूँ तो आपका माइंड सीधा आ जाना चाहिए, अच्छा मेरे घर के जो बीम है इसके इस पार्ट की हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर डिज़ाइन चल रही है. ऐसे फॉर एग्जाम्पल कॉलम हो गया. तो ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्या होते हैं, एक साथ चलते चले जाते हैं. और यही सबसे अच्छी खासियत होती है किसी भी सब्जेक्ट का, अगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ हो जाए उसको याद रखने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है. क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत. तो स्टार्ट करें. हमारे पास है आरसीसी की वीडियो लेक्चर सीरीज हमें स्टार्ट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली यूनिट होगी, या यूनिट से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ. आरसीसी के लिए हम कोड यूज करते हैं, तो कौन सा कोड होता है आपका आरसीसी के लिए. आरसीसी के लिए हमारा कोड होता है IS 456-2000. याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरसीसी के लिए जो कोड हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, IS 456-2000. ठीक है. अब IS जो इंडियन स्टैंडर्ड 456 तो इसका नंबर हो गया कोड का, जैसे आपका स्टार्टिंग से होता है ना 1 2 3 ऐसे नंबर आया कोड का, और जो लास्ट में जो ये होता है ना ये उसकी क्या होती है, ईयर होती है. इस ईयर में कोड क्या हुआ था आपका, बना था. क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत. और नाउ आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ इस कोड के अंदर हमारे पास अब तक 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं. कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं इस कोड के अंदर. IS 456-2000 के अंदर जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट था वो अमेंडमेंट नंबर कितना था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, विद अमेंडमेंट नंबर 5. अमेंडमेंट नंबर 5. और ये कब हुआ था, विद अमेंडमेंट या नंबर 5 अमेंडमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कब हुआ था, ये हुआ था आपके पास जुलाई 2019. क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत. ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 5वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो आपके पास कब हुआ था, जुलाई 2019 के अंदर हुआ था. क्लियर हो पॉइंट. नाउ अब हमारे पास सबसे पहली जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आरसीसी के अंदर, सबसे पहले यूनिट जो स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी आपकी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. अब इसको इंट्रोडक्शन बोलो या आपको दूसरे वर्ड में इसको बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल. कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. ठीक है. बेसिकली अब इधर देखिएगा ध्यान से, जो मैं आरसीसी की बात कर रहा हूँ, आरसीसी आपका किस किस से बनकर मिलके बना होता है, या आरसीसी के अंदर मैं कौन कौन सा मटेरियल जनरल केस में यूज करता हूँ. एग्जांपल आप कॉलम देखिए, आपका घर का जो कॉलम है, कॉलम में कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए हैं. एक तो कॉलम के अंदर यूज किया गया होगा कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट यूज किया गया होगा. और दूसरा क्या यूज किया गया होगा, उसके अंदर स्टील बार यूज की गई होंगी. मेजरली ये दो ही आपके पास मटेरियल यूज किया गया होगा. तो आरसीसी मेरे पास
किस किस से मिलकर बना होता है या उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से होंगे। मैं लिख देता हूँ सीमेंट कॉन्क्रीट, सीमेंट को मैं सी से डिनोट करता हूँ, सीमेंट डॉट कॉन्क्रीट, प्लस में क्या हो गया आपके पास रीइंफोर्समेंट, जिसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ स्टील। स्टील को यूज किया मैंने एज ए रीइंफोर्समेंट, आगे डिस्कस करूँगा स्टील को ही क्यों यूज किया। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मुझे इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तभी मैं उनका क्या कर पाऊँगा, डिज़ाइन कर पाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सीमेंट कंक्रीट का मटेरियल, देन आफ्टर सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़, देन आफ्टर हम आएंगे रीइंफोर्समेंट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारा इफेक्ट करती है एनालिसिस एज वेल एज डिज़ाइन। क्लियर हो पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो फर्स्ट हेडिंग हो जाती है वो होगी आपकी सीमेंट कंक्रीट। कौन सी होगी, सीमेंट कंक्रीट। व्हाट इज ए सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, सीमेंट कंक्रीट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर विद वाटर। यानी कि मैंने क्या बोला, सीमेंट को लेके फाइन एग्रीगेट जिसको आप सैंड बोल सकते हो और कोर्स एग्रीगेट, और इनको पानी के साथ आपने मिला दिया, मिलाने के बाद जो पेस्ट बना आपका, मिलाने के बाद जो पेस्ट बना उस पेस्ट को आप क्या बोलते हो, कंक्रीट बोलते हो, यानी कि सीमेंट कंक्रीट आप बोलते हो। पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अगर डेफिनेशन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर इफ़ एनी, अगर है तो उसको यूज करोगे, नहीं है तो कोई इशू नहीं, ठीक है, विद वाटर इन ए प्रॉपर डिफाइंड प्रपोर्शन। इनको मिलाने के बाद जो पेस्ट बनकर तैयार होगा उसको आप बोलोगे सीमेंट कंक्रीट। कौन कौन सी चीज़ होंगी इधर देखिए ध्यान से, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, आपने कॉलेज में इसको सैंड पढ़ा होगा, डिप्लोमा के जितने बच्चे होंगे उन्होंने क्या पढ़ा होगा, इसको सैंड पढ़ा होगा, और प्लस में आपके पास क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट। क्लियर हो पॉइंट, जिसको आप एग्रीगेट या ग्रेवल भी बोल सकते हो नॉर्मली। तो इन जब दोनों को, इन तीनों चीज़ों को पानी के साथ जब आप मिलाओगे, मिलाने के बाद जो पेस्ट बन के आ रहा है उस पेस्ट को आप बोलोगे सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। मैंने लास्ट में एक चीज़ और बोली थी, इन ए प्रॉपर डिफाइंड प्रोपोर्शन। इन ए प्रॉपर डिफाइंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल M10 ग्रेड ली आपने, कौन सी ग्रेड ली, M10 ग्रेड ली, और M10 ग्रेड की रेशो क्या होती है, क्या होती है M10 ग्रेड की रेशो, यस, कितनी होती है, 1:3 क्या होगी आपकी, 6 होगी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी चले जाओ, आप सीधा बोलो M10, ठीक है। तो जो वहाँ पे आपके पास जो लेबर में काम करेगा, सुपरवाइजर जो होगा, उसके सीधा माइंड में आएगा, अगर मैं एक क्या सीमेंट, 1 सीमेंट का लेता हूँ मैं, और 3 आपके पास किसका लेता हूँ मैं, फाइन एग्रीगेट का, और 6 में रेशो लेके चलता हूँ किसका, कोर्स एग्रीगेट का, इन तीनों को पानी के साथ मिलाऊंगा, मिलाने के बाद 28 दिन बाद जो अप्रोक्सीमेट मेरी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ आएगी 10 न्यूटन पर mm²। कितनी आएगी, 10 न्यूटन पर mm²। और इसको टेक्निकल टर्म में मैं दूसरे वर्ड में बोलता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ FCK, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर हो पॉइंट। और M क्या बताता है यहाँ पे, M आपका डिनोट करता है मिक्स। आगे कंप्लीटली डिस्कस करूँगा मिक्स भी मेरे पास कौन कौन से टाइप के मिक्स होते हैं, आपने सुना होगा नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। 10 क्या होगी, ये होगी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर हो पॉइंट। तो ये होता है मेरा इन ए प्रॉपर डिफाइंड प्रोपोर्शन का। तो आपका सीमेंट कंक्रीट के बारे में पता चल गया होगा, बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट होता है आपका सीमेंट कंक्रीट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सीमेंट कंक्रीट को।
सीमेंट कंक्रीट कैन बी क्लासिफाइड एज, कैसे उसको क्लासिफाइड करते हो? फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, सीमेंट कंक्रीट कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। किसके बिहार पे? आपने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और इसको बोल सकते हो ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारा आईएस कोड ने जो अलग अलग स्ट्रेंथ के बिहार पे हमारे पास कुछ कंक्रीट को क्लासिफाइड किया था। सबसे पहले होती है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, सेकेंड वन मेरे पास होगी स्टैंडर्ड कंक्रीट, और थर्ड वन मेरे पास होगी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नाउ ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर जो मेरे पास ग्रेड आते हैं वो कौन कौन से ग्रेड आते हैं? बेसिकली 3 ग्रेड होते हैं आपके पास होगी M10, M15 एंड M20। ठीक है, तो ये 3 ग्रेड मेरी किसके अंदर आती है? ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर। इसके बाद अगर 20 यहाँ पे हो गया तो स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर मेरे पास कितनी हो जाएगी? 25 से लेके 55 तक। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, M25, M30 एवरी 5 के मल्टीपल पे चलेंगे। कितनी होगी? M35, M40, और ऐसे में यहाँ पे लिख देता हूँ M50, नाउ M55। इसको मैं इस तरह लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, इस तरह से सीधा हो जाए M22, M55। क्लियर हो पॉइंट? M22, M55 होता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर। नाउ मेरे पास जो आ गया 55 इधर होगा तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 62, M80। ये जो मेरे पास जो ग्रेड मैंने यहाँ पे अभी लिखा है, ये सारी ग्रेड किसने बताई मुझे? IS 456 2000। किसने बोला इसको भी? IS 456 2000, IS 456 2000। बट मेरे पास IS 456 2000 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, वहाँ पे अमेंडमेंट नंबर 4 के अंदर इन ग्रेड की वैल्यू को थोड़ा सा क्या किया गया था? चेंज किया गया था। ठीक है, जो 4th अमेंडमेंट, अगर मैं यहाँ पे जनरल बोलूँ, 4th अमेंडमेंट हुआ था आपका 2013 के अंदर। कब हुआ था आपका? 2013 के अंदर। तो 2013 के अंदर जो कोड था उसने में जो बोला स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर आप लेके चलोगे M25 टू M60, यानी कि एक ग्रेड इसके अंदर क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। तो ये किसने बताया मुझे? IS 456 2013। ध्यान रखिएगा, कोड चेंज हुआ है। कोड इन द सेंस अमेंडमेंट चेंज हुआ। मेन कोड तो हमारे पास यही रहेगा। इसके अंदर अभी तक मैंने क्या बताया? 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो 4th नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन करना, कुछ भी चीज़ को चेंज करना। टाइम के साथ चीज़ों को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। उसी की जो चेंज करने के बाद मुझे वैल्यू कितनी मिली? M60। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ SSC JEE। ठीक है, और जितने स्टेट JEE के अंदर मैं अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपके पास क्वेश्चन पूछा भी गया है। नाउ मैं आता हूँ, पहले इसको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया? M60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65 टू यहाँ पे कितनी होगी ग्रेड आपके पास? M100। क्लियर हो पॉइंट? कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा कोड लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली? उसको जो अमेंडमेंट नंबर 4 था, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IS कोड 456 2013। बट नॉर्मली कभी आपको ये नहीं मिलेगा 456 2013, सीधा लिखिएगा IS कोड 456 2000 के अंदर मेरे पास ग्रेड कौन सी अभी तक मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ? कौन सी आपके पास? M100। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट JEE के अंदर पूछा गया था, इन स्टैंडर्ड कंक्रीट एज पर IS कोड 456 2000 में कितने नंबर ऑफ ग्रेड आती हैं? तो याद रखना वहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेड, अगर इनको टोटल काउंट करोगे ऊपर वाले का,
तो ये आपके पास टोटल कितने होंगे, 7 ग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 7 राइट आंसर था। यूपी स्टेट जेई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वहाँ पे जेई का। ऐसे अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट का पूछ लिया जाए तो कितनी ग्रेड हो जाएंगे आपके पास, 3 ग्रेड हो जाएंगी। नावे डेज में जो अब पूछ लिया जाए तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, इन टोटलों को आप एवरी 5 पे क्या कर लो, मल्टीपल पे प्लस कर लेना और जो भी आपका आंसर हो वहाँ पे उसको करेक्ट कर लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने किया था आपके पास, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ था। नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दूसरा हो जाएगा आपके पास, कंक्रीट को मैंने क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स। कैसे क्लासिफाइड किया था, सेकंड पार्ट हो जाएगा आपके पास बी। इसको मैं कंप्लीट इरेज कर देता हूँ। बी हो जाएगा आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स। बेसिकली मिक्स मेरे पास अभी जो मैंने बताया था M10, तो M क्या था, मिक्स ही था, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास बेसिकली 2 टाइप के मिक्स होते हैं। एक हो गया आपके पास नॉमिनल मिक्स, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होता है आपके पास डिजाइन मिक्स। फर्स्ट वन हो गया आपका नॉमिनल मिक्स, दूसरा क्या हो गया आपके पास, डिजाइन मिक्स हो गया। फर्स्ट वन अगर मैं नॉमिनल मिक्स की बात करूं यहाँ पे, नॉमिनल मिक्स, ठीक है। नॉमिनल मिक्स के अंदर याद रखना, जो मेरे पास जिस फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले लिखता हूँ मैं, नॉमिनल मिक्स ओनली परमिटेड किया गया था अप टू M20 ग्रेड। इट इज़ परमिटेड अप टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, इट इज़ परमिटेड अप टू M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का जो भी पॉइंट बनेंगे उनको बहुत प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह आप याद रख सकते हो। देखो, जब मैं बात करता हूँ नॉमिनल मिक्स की, ठीक है, तो समझ लेना जो गांव के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, गांव के अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, नॉर्मल आप ना घर बना रहे हो, संभाल लो। जब मैं बात करता हूँ डिजाइन मिक्स की, यानी कोई बिल्डिंग का टावर होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है आपके, उनको आप उनके लिए आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, उनके लिए कंक्रीट मिक्स कर रहे हो, वहाँ पे डिजाइन कर रहे हो। क्लियर पॉइंट? रफली इन दोनों पॉइंटों को याद रखना, और इन दोनों पॉइंटों के बिहाफ पे मैं सब चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मुझे बता दो, नॉमिनल मिक्स के अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर फिक्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाता है आपका, तो याद रखो गांव के अंदर जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ पे फिक्स नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, अब समझो ध्यान से। जब वहाँ पे जो मिस्त्री होता है, ठीक है, मिस्त्री बोलते हैं उसको, मिस्त्री होता है वो क्या बोलता है, वो आवाज़ लगाता है लेबर को, जो मसाला होता है, मोटार को क्या बोलते हो, मसाला होता है, मसाला थोड़ा गाढ़ा लेके आना या मसाला थोड़ा पत्ता लेके आना। यानी कि अगर गाढ़े की बात कर रहा है तो उसमें क्या हो गया, आपके पास क्वांटिटी ऑफ वाटर कम होगी। पतला करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, पानी उसके अंदर ऐड कर दोगे। तो ये आपका जैसे जैसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है साइट पे, वैसे वैसे आपके पास पानी को कम और थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो नॉमिनल मिक्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ क्वांटिटी ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन साइट रिक्वायरमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे आप प्रोपोर्शन लेके चलते हो, जो मिक्स करते हो, बैचिंग जिसको बोलते हो। बैचिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक वॉल्यूम बैचिंग होगी, दूसरी वेट बैचिंग होगी। तो मेरे पास यहाँ पे मुझे बता दो, जो बैचिंग करोगे आप कौन से लेके चलते हो। जो गाँव के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम वहाँ पे कैसे लेके चलते हैं, वॉल्यूम बैचिंग लेके चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बैचिंग इसके अंदर मैं दोनों कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बैचिंग इज बाई वॉल्यूम बैचिंग, वॉल्यूम और बाय वेट, दोनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बट बीइंग एन इंजीनियर, कभी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इन दोनों में से किसको प्रीफर करोगे? याद रखना, वेट बैचिंग को प्रीफर करता हूं मैं, क्योंकि वेट बैचिंग के अंदर मेरी एक्यूरेसी क्या होती है, ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम बैचिंग, ठीक है। नाउ 3 इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट ये थे मेरे पास।
और इसका आप बोल सकते हो जो यहाँ पे मिक्स जो प्रोपोर्शन मिलाते हो आपका, ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरे पास आता है डिजाइन मिक्स। ठीक है। डिजाइन मिक्स के अंदर जो मुझे पॉइंट देखिएगा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट इसके अंदर जो डिजाइन मिक्स का आता है, तो वो तो आपके पास ये आपके पास करते हो, इट इज डिजाइन बेस्ड अपॉन एज पर IS कोड। कौन सा? आपके पास 10262, IS 10262। ठीक है। 10-262 कोड के अकॉर्डिंग जो भी मुझे क्राइटेरिया दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसको डिज़ाइन करूँगा। क्लियर हो पॉइंट? नाउ अभी मैं कौन कौन सी ग्रेड मेरी नॉमिनल मिक्स के अंदर आती है, कौन कौन सी डिजाइन मिक्स के अंदर, उसको डिस्कस करूँगा। नाउ मेरे पास यहाँ पे देखिएगा क्वांटिटी ऑफ वाटर। जब आप बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग के अंदर बात करता हूँ, तो याद रखना वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होता है, फिक्स होता है। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आप बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करते हो। जैसे ही पानी की क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो आपको पता है वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी, बट स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। और आप बड़े बड़े टावर के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हो उसके अंदर किसी भी तरह का रिस्क नहीं बियर करते हैं। क्लियर हो पॉइंट? तो वहाँ पे पानी की क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है। और वो कैसे निकालते हो आपको पता है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो से निकालता हूँ। जो मैक्सिमम वैल्यू दे दी उतनी ही रखनी, उससे ज़्यादा मैं पानी वहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। तो मेरे पास सेकंड पॉइंट इसी से कंपेयर कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज या आर फिक्स्ड। क्लियर हो पॉइंट? नाउ जो बैचिंग की जब बात होती है, यहाँ पे जो बैचिंग करते हो बिल्डिंग्स के अंदर, हमेशा जो बैचिंग लेके चलते हो ओनली कौन से लेते हो आप, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ काम करना होता है। तो बैचिंग इज बैचिंग बाय वेट ओनली। और एक्यूरेसी किस में आता है, मैंने अभी बताया था आपको, वेट के अंदर आता है। तो ओनली बैचिंग क्या करते हो आप, वेट के अकॉर्डिंग बैचिंग करते हो। ठीक है। नाउ अब इसके अंदर जो ग्रेड होती है वो सारी की सारी ऑल ग्रेड इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। M10 to M100 ऑल ग्रेड्स आर कंसिडर ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो M10 से M100 सारी की सारी ग्रेड को हम कंसिडर कर सकते हैं। किसके अंदर, डिजाइन मिक्स के अंदर। 90% बच्चे गलती यहाँ पे इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि M20 तक तो मेरा कौन सा होता है, नॉमिनल मिक्स होता है। तो M25 से 100 ग्रेड तक क्या होते होगा, डिजाइन मिक्स। नहीं, ध्यान रखना M10 भी आपका डिजाइन मिक्स, यानी कि M10 की ग्रेड को भी बिल्डिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो प्रॉपरली। जो किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे, IS कोड IS 10262। ये IS कोड इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया है। SSC जी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और स्टेट जी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत? एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ साथ में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है। बेसिकली जो हमारा ग्रेड स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्मली जो मेरे पास लेके चलता हूँ M5, M75, 7.5 और M10। इसके बाद जितने भी ग्रेड होंगे वो एवरी किसके मल्टीपल पे चलेंगे, 5 के मल्टीपल पे। 20, M25, M30 और सोन आपके पास आ गया कहाँ तक, M100। ठीक है। जो हमारे पास M5 हो गया, M5 के अंदर जो रेशो होती है, ठीक है, तो बेसिकली रेशो कितनी होती है, 1:5:10। 1 क्या हो गया, अभी बताया था सीमेंट कंक्रीट के अंदर, 1 सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। याद रखना जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो जनरल रेशो होता है वो 2 के मल्टीपल पे होगा। किसके मल्टीपल पे होगा, 2 के मल्टीपल पे होगा जनरल में। ठीक है। आपके पास जिस 7.5 की मैं बात करूंगा तो एक ग्रेड क्या, 5 है तो यहाँ पे 5 हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। एक वैल्यू कम कर दो, कितना हो गया, 4।
2 से मल्टीप्लाई करो 8, 1:3 रेशो कितना हो गया आपका, सॉरी 3 का क्या, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6, 15 आपके पास कितना हो गया 1:2:4। M20 का अंदर जो वैल्यू आएगी 1 रेशो, यहाँ पे 1.5 रखा है, कितना रखा है याद रखना 1.5, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और M25 के लिए 1 रेशो कितना आ जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। इसके बाद की जो मेरे पास रेशो होती है वो IS कोड 456 ने डिफाइन नहीं कर रखी। क्लियर हो पॉइंट। अब क्यों नहीं करे उनको थोड़ा समझते ध्यान से। बेसिकली यहाँ तक जो मेरी ग्रेड होती है M20 तक, ये किसके अंदर आती है आपके नॉमिनल मिक्स। तो इन सारी की सारी ग्रेड को मैं क्या कर सकता हूँ नॉमिनल मिक्स। इसके बाद जो भी मेरी ग्रेड होंगी वो कौन सी होंगी आपके पास डिज़ाइन मिक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो दोबारा देखिएगा समझिएगा अच्छे से। और बेसिकली मैंने नॉमिनल मिक्स के अंदर एक पॉइंट लिखा था, किस पे डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने ऐसा निकाला था, अगर मैं 1:5:8 को मिलाऊंगा या 1:3:6 को मिलाऊंगा तो ऑन एन एवरेज 28 दिन के बाद जो मेरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी 10 Nm/m². आएगी। लेकिन जब हम डिग्री के अंदर इसमें जो नॉमिनल मिक्स यहाँ तक होता है, डिज़ाइन मिक्स तो सारी आती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे किस्में आएंगे डिज़ाइन मिक्स के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेंथ मिलाने के बाद जो ऑन एन अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेंथ आएगी आपके पास वो कितनी आएगी 15 आएगी। बट जब इतना M30 हो गया, M35 हो गया और ये सारी की सारी जो ग्रेड्स होंगी आपकी, उन सारी ग्रेड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ेगा कि सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको, फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको, और आपका कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी लेनी है। ये सारा का सारा डिफाइन होगा किस पे IS 10262। एक क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा मैं कैसे कैसे हम डिज़ाइन मिक्स को करते हैं। जब BMC हम पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आपका, तब मैं इसको डिस्कस करवाऊंगा। तो कैसे कैसे M35 M40 की मैं वहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। एक और चीज़ पॉइंट याद रखें नोट करके, ठीक है, मेरे पास जो फॉर ग्रेड ऑफ M60 या अबो M60 द स्टैंडर्ड ऑफ IS कोड, द स्पेसिफिकेशन बोल दो ऑफ IS 456 इज नॉट वैलिड। ध्यान रखना इस चीज को, इज नॉट वैलिड फॉर दिस ग्रेड, स्पेसिफिकेशन या स्पेशल लिटरेचर, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ लिटरेचर एंड एक्सपीरियंस आर रेफर्ड या कंडक्ट। ठीक है, मतलब क्या, मतलब समझो ध्यान से इसको। IS कोड का जो अमेंडमेंट हुआ तो उस अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ मेंशन कर दी गई थी कि जो भी डाटा होगा IS 456 ने जो भी स्पेसिफिकेशन किया गया होगा वो ओनली वैलिड होगा कहाँ तक, M60 तक। याद रखना ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछा ना कि बट आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 65 से ऊपर जैसे चले गए आप, ठीक है, M65 से ऊपर चले गए तो वहाँ पे IS कोड आपका वैलिड नहीं होता है। उस स्ट्रेंथ को निकालने के लिए आपको या तो बहुत ज़्यादा जो स्पेसिफाइड लिटरेचर्स होते हैं उनके बिहाफ पे उन चीज़ को कैलकुलेट करना होगा, या आप क्या करो एक्सपेरिमेंट करो खुद से, टेस्ट करो खुद से, टेस्ट का जो रिजल्ट आए फिर आपको क्या करना है, कंडक्ट करना है। पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो ये चीज़ बेसिकली याद रखें, ये अभी तक नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमेंडमेंट के अंदर आया और अमेंडमेंट के अंदर जो भी वैल्यू आता है, जो भी डाटा चेंज होता है और वो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर पूछा जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अभी तक हमने ये क्या पढ़ा, हमने सीमेंट कंक्रीट पढ़ा, उसके बारे में जाना। सीमेंट कंक्रीट को हमने क्लासीफाइड किया कि आपके पास किस टाइप की सीमेंट कंक्रीट होती है आपका, नॉमिनल मिक्स ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रेंथ या ग्रेड के बिहाफ पे, या ऑन द बिहाफ ऑफ आपका स्ट्रेंथ मिक्स के बिहाफ पे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, टाइप ऑफ कंक्रीट में मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे।
या उसको आप ये बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी। बेसिकली ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा पहले लेना था, बट डोंट वेरी, मैं यहाँ पे कंडक्ट कर देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी। ठीक है, आरसीसी और पीसीसी के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। पीसीसी, ठीक है, और इधर मैं क्या लिख देता हूँ, आरसीसी। चलिए, बेसिकली सबसे पहले मैं पीसीसी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँगा, देन आफ्टर क्या आऊँगा, आरसीसी पे आऊँगा। तो मैं जब पीसीसी, सबसे पहले क्या बनता था आपका, पीसीसी बनाया करते थे आप। फुल फॉर्म क्या होती है पीसीसी की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगी। बेसिकली जो नॉर्मल कंक्रीट अभी हमने डिस्कस किया था, उसी को मैं दूसरे वर्ड में क्या बोल देता हूँ, पीसीसी। क्या क्या था उसमें, सीमेंट था, फाइन एग्रीगेट था, और आपके पास क्या था, कोर्स एग्रीगेट था। ठीक है, जब इन तीनों चीज़ों को मैंने मिलाया, मिलाने के बाद जब मैं इनका टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चलती है, आपकी जो पीसीसी होती है, गुड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, गुड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, बट वीक इन टेंशन। अभी मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, बाद में उनको एक्सप्लेन करूँगा सब चीज़ों को। ठीक है, नाउ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है आपकी कंक्रीट की, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 7% टू 15%। यहाँ तक याद रखना, ये तो सबको पता है, 7% से 15%। किसका परसेंटेज, ध्यान रखना, ऑफ इट्स कंप्रेसिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ COMP, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। चलिए, नाउ इसके बाद मुझे एक चीज़ और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, फेलियर। कंक्रीट किस में फेल करता है, इन कंक्रीट इज कंप्रेशन फेलियर। इज कौन सा होता है आपके पास, कंक्रीट के अंदर जो फेलियर होता है वो होता है आपके पास कौन सा, बीटल फेलियर। बीटल फेलियर को दूसरे वर्ड में बोलते हैं आप सडन फेलियर। तीसरे वर्ड में बोलते हैं फेलियर विदाउट वार्निंग। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन ही कर देता हूँ, विदाउट वार्निंग, फेलियर विदाउट वार्निंग। अब समझते हैं सारे पॉइंट को कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक, इधर देखो ध्यान से। बेसिकली जब मैंने सीमेंट को टेस्ट किया, टेस्ट मैंने क्यूब बनाया, मान के चलो क्यूब बनाया, क्यूब को लैब में लेके गया, लैब में मैंने जब कंक्रीट को दबाया, फॉर एग्जांपल ये मान लो देखो कंक्रीट हो गया आपका, कंक्रीट को ऐसा ब्लॉक मान लो मैंने दबाया, तो ये कंक्रीट क्या हो गया, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बेयर कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कंक्रीट का ब्लॉक को ऐसे खींच रहा था, वो क्या हो रहा था, सडनली टूट जा रहा था, ब्रेक कर जा रहा था, खींच नहीं रहा था, सीधा खींचा और क्या कर गया, वो ब्रेक कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी वीक होती है। पहली इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, क्लियर हो पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी वीक होती है। दूसरा जो इसके सीमेंट के अंदर जो फेलियर होता है, कौन सा फेलियर होता है, बीटल फेलियर होता है, और अचानक फेलियर हो जाता है, सडनली फेलियर हो जाता है। सेकंड सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी आपकी पीसीसी की, यानी कि फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि आपने कोई ये आपका स्लैब बना रखी है ऊपर, ठीक है, और ऊपर से जैसे लोड आ रहा है, ठीक है, जैसे लोड आएगा सडनली क्या होगा, वो आपके पास ब्रेक कर जा रही है, सीधे क्या हो गई, वो नीचे आ गई। ठीक है, आपको कोई वार्निंग नहीं दे रहा, कुछ नहीं पता, जैसे उसके ऊपर उसकी जो डिजाइन लोड से जैसे एक्स्ट्रा लोड हुआ, एकदम से क्या हो गया, वो नीचे हो गया, कोलैप्स कर गया, फेल हो गया। क्या ऐसी बिल्डिंग में कोई रहना पसंद करेगा? तो ये सबसे बड़ी दो बिग इसके डिसएडवांटेज थे, किसकी, पीसीसी की। और नॉर्मली जनरली केस में जब बात करता हूँ, आप बीम के अंदर बिल्डिंग में बात करो, बीम लेता हूँ मैं, ठीक है, जब बीम के ऊपर ऐसा बीम हो गया, ऊपर से जब लोड लगाओगे तो बीम क्या होगा, ऐसा बेंड करेगा, जिसको मैं फ्लेक्चर बोल देता हूँ। बीम ऐसे बेंड करेगा,
और मुझे पता है बीम पे ऊपर तो क्या होता है, कंप्रेशन आ रहा होता है, क्यों कंप्रेस हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है क्या वो, अगर नीचे वो बढ़ रहा है, नीचे क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है। अगर नीचे टेंशन जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, आपका टेंशन जनरेट हो रहा है बीम के अंदर। ऐसे मेरे पास ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर होते हैं बिल्डिंग के अंदर, सब में मेरे पास ज़्यादा क्या आता है, टेंशन भी जनरेट होता है। और पीसीसी बोलता है कि मैं टेंशन स्ट्रेंथ को बियर नहीं कर सकती। तो इसकी दो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। अब इंजीनियर के सामने चैलेंज आया कि वो क्या करें, इन डिसएडवांटेज को कैसे दूर करें। तो उनको एक ऐसा मेटल यूज करना था जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत अच्छी हो, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत अच्छी हो। तो उन्होंने जब टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऐसा मेटल देखना स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया, फाइंड करना स्टार्ट किया, तो उनके पास बहुत सारे मेटेरियल की एक लिस्ट बन के तैयार होगी। ठीक है, तो कौन कौन सा मेटेरियल, तो मैं आता हूँ आरसीसी पे। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लेता हूँ। आरसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। फुल फॉर्म क्या होगी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर हो पॉइंट। नाउ अब मैं आता हूँ अपने उसी पॉइंट पे जो मैं लास्ट पॉइंट छोड़ा था। ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स के पास मटेरियल आ गए। कौन कौन से हो गया, आपका कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, आपका स्टील हो गया, आपका स्टील बार, आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बैम्बो हो गया जिसको आप बांस बोलते हो, बैम्बो। तो ऐसे बहुत सारे मेटेरियल आपके पास आ गए जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है। फिर अगला चैलेंज इंजीनियर के सामने आया कि इन सब में से मैं किसको एज ए रीइंफोर्समेंट यूज करूं, इन सब में से मैं किसको यूज करूं एज ए रीइंफोर्समेंट। तो मैंने किसको यूज किया, स्टील को। क्यों यूज किया अभी डिस्कस करूंगा, उसको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं स्टील की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूं, बाद में इस पॉइंट पर आऊंगा स्टील को ही क्यों यूज किया। बेसिकली जब मैं स्टील की बात करता हूं, स्टील क्या होता है आपका, स्टील इज यूज्ड एज ए रीइंफोर्समेंट। ठीक है, स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है, गुड स्ट्रेंथ इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। बट कंप्रेशन में बात नहीं कर रहा, मुझे टेंशन चाहिए था। गुड स्ट्रेंथ इन टेंशन मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, एज वेल एज कंप्रेशन। गुड स्ट्रेंथ इन टेंशन एज वेल एज क्या होती है आपके पास, कंप्रेशन में हो गया। नाउ जो मेरे पास स्टील का जो फेलियर होता है, पहले प्रॉपर्टी लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। फेलियर इन स्टील किस में होता है आपके पास, कौन सा फेलियर होगा, वो होता है आपका बीटल फेलियर। सॉरी, बीटल फेलियर पहले हो गया, आपका कौन सा होगा, डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर, या दूसरा इसको एक वर्ड बोल सकते हो, फेल या गिव्स वार्निंग बिफोर फेलियर। वार्निंग बिफोर फेलियर, मतलब समझिएगा ध्यान से। अब इन चीज़ों को, या गेट अलार्म भी बोल सकते हैं इसको। जब मैंने स्टील को यूज किया और स्टील के अंदर मैंने देखा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, बहुत अच्छी होती है, और मुझे यही चाहिए था अभी। सेकंड में देखा जो स्टील जब फेल होते हैं, जब इधर देखो ये स्टील के बाहर है, कोई भी चीज़ मान लो स्टील का प्रोडक्ट है, ठीक है, जब इसको खींचोगे इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेन होगा, देन आफ्टर क्या होगा, वो टूटेगा, ब्रेक कर जाएगा। ऐसे अगर मैं बीम की बात करूँ तो यहाँ पे अगर स्टील लगा होता है तो पहले क्या करेगा, बेंड करना स्टार्ट करेगा, जहाँ पे जिसमें स्टील होगी वो बेंड करेगा, फिर क्या होगा, वो फेल कर जाएगा। इसका मतलब फेल होने से पहले आपको बता रहा है, उसके अंदर क्या होगा, आपके पास क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास वहाँ से मेटल गिरना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं क्या बोलता हूँ, ये अलार्म दे रहा है आपको, वार्निंग दे रहा है कि अब स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। क्लियर हो पॉइंट। एक स्ट्रक्चर वो था, एक बिल्डिंग वो थी जिस पे आपने पीसीसी की बनाई थी, सीधा एकदम लोड बढ़ा और वो सीधा क्या हो गया, एकदम टूट गया, एकदम क्या हो गया, नीचे कोलैप्स कर गया। एक स्ट्रक्चर ये है, एक बिल्डिंग ये है कि जब फेल होने से पहले धीरे धीरे आरसीसी वाली क्या कर रही है, उसको ऐसे बेंड कर रही है, वार्निंग दे रही है। तो आप कौन से स्ट्रक्चर को प्रीफर करोगे बनाने के लिए, कौन से या बिल्डिंग में आप रहना पसंद करोगे? यस, डेफिनेटली आरसीसी में रहना पसंद करोगे। इसलिए हमारे जनरल केस में आज के टाइम पे जो भी स्ट्रक्चर्स मैं बनाता हूँ सारे के सारे किसके होते हैं, आरसीसी के होते हैं, पीसीसी के नहीं बनाता हूँ। क्लियर हो पॉइंट।
कोई दिक्कत। आगे आते हैं अब इस पॉइंट पे। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ तो पता चला, जो पहली डिसएडवांटेज किसकी थी, पीसीसी की, वो मेरी दूर किसने कर दी, आरसीसी ने। दूसरी डिसएडवांटेज भी मैंने देखा, बिटल फेलियर, सडन फेलियर, एकदम से फेल कर जा रहा था। इस डिसएडवांटेज को किसने दूर कर दिया, आरसीसी ने दूर कर दिया। इसलिए मेरा आरसीसी क्या हो गया, अच्छा प्रोडक्ट बन के आ गया, अच्छा कंक्रीट आ गया। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत ना। अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि स्टील को ही क्यों यूज किया गया था एज ए रीइंफोर्समेंट। आपने गोल्ड को क्यों यूज नहीं किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो गोल्ड की, सिल्वर की बहुत अच्छी होती है स्टील से, उसको क्यों यूज नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं। नॉर्मली आपके पास 3-4 फैक्टर होते हैं, बट नॉर्मली इन जनरल केस में बात करूँगा, दो सबसे होते हैं। एक तो मुझे ये देखना होता है, इन सब में से इकोनॉमिकल भी मुझे देखना होता है। अब बिल्डिंग जब आप बनाने जा रहे हो तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि सोना एज ए रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करोगे भाई, पैसा भी तो आपको देखना होगा ना, इकोनॉमिकल भी आपको बनानी होगी। बीइंग इंजीनियर हम दो ही चीज़ों पर फोकस करते हैं, इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंसी, इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंसी। तो इकोनॉमिकल आपको देखना होगा। आपको लगा अच्छा स्टील इकोनॉमिकल होता है, तो इकोनॉमिकल तो आपके पास क्या होता है, बेम्बो भी होता है, यानी बांस। इससे सस्ता क्या चीज़ होगी, लकड़ी होगी एक तरह से। तो फिर आपको ये भी देखना है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो, ठीक ठाक हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो, ठीक ठाक हो, अच्छी हो। नाउ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पाता हूँ, जो इंटरव्यू में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जेईई क्वेश्चन पूछ चुका है और स्टेट जेईई कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। एक लाइन में अगर किसी को बोलना हो स्टील को क्यों यूज किया जाता है, तो याद रखना, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज नियर अबाउट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट में अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज नियर अबाउट किसके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। दोनों क्या होंगे, आपका आसपास होंगे। और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखो, पहले इसको समझते हैं, फिर वैल्यू लिख दूंगा मैं क्या होता है। ये कंक्रीट है, ब्लॉक है, और ये आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अगर दोनों की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम है और यानी आसपास है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना आपके पास इधर लगा देता हूँ, स्टील के अंदर स्ट्रेन होगा, स्टील के अंदर क्या होगा, इतना स्ट्रेन हो, उतने किसके अंदर स्ट्रेन होगा, कंक्रीट के अंदर होगा। दोनों क्या होगा, आपके पास आसपास स्ट्रेन होगा। पहले यहाँ था मेटल, फिर स्ट्रेन यहाँ पे हो, फिर स्ट्रेन यहाँ पे हो। क्या इनके बॉन्ड पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। क्लियर पॉइंट, बॉन्ड अभी भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। वहीं अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर लिया किसको, कॉपर का यूज कर रहा हूँ। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, कॉपर भाग के इधर आ गया और स्टील बस इतना ही बढ़ा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड वीक हो गया, स्लिपिंग टेंडेंसी आ गई। क्लियर हो पॉइंट। तो स्लिप होने की वजह से क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। इसलिए आप कॉपर को कभी भी यूज नहीं करोगे एज ए रीइंफोर्समेंट। तो हमें क्या देखना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या कहीं पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, तो याद सीधा बोल देना, स्टील को मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हो पॉइंट। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जनरली होता है 1.2 इंटू में 10 की पावर 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। जो कंक्रीट का होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स आपको पता है। जो कंक्रीट होगा किससे बनता है, एग्रीगेट से बनता है, और एग्रीगेट किससे आते हैं, स्टोन से आते हैं। और स्टोन भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, आपका इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, आपका मेटामॉर्फिक हो गया। तो उन सब की वजह से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, वेरी करता है। नॉर्मली जो मेरे पास IS कोड ने जो वैल्यू दे रखी है, मैं आपका लिख देता हूँ यहाँ पे 0.62 1.3 इंटू 10 के पावर 5 10 के पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर यूज किया गया है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट का। बट जिस कंक्रीट को, जिस एग्रीगेट को मैं यूज करता हूँ एज ए कंस्ट्रक्शन में, एग्रीगेट के टर्म में, उसका नॉर्मली होता है 1.2 टू 1.3। तो इसका नियर अबाउट हो गया क्या तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चला। पहले हम PCC यूज़ करते थे, अब हम किसको यूज़ कर रहे हैं, RCC। दोनों के डिफरेंस समझ में आए होंगे, क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब हम आगे आएंगे तो जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी मैं ऐसे बताऊँगा RCC के अंदर कौन कौन सी कमियाँ थी
कौन कौन सी डिसएडवांटेज थी, कौन कौन सी लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट जो मेरे पास कंक्रीट आया वो क्या हुआ, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कौन सा होगा, अब निकालना मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यस, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे उसको निकालते हो। देखो ध्यान से, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ पॉइंट लिख देता हूँ मैं, पहले सुनिएगा ध्यान से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट बिकॉज अदर प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, shear strength, modulus of elasticity, etc. can be measured या are depends upon compressive strength of concrete। जितने भी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, चाहे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती हैं। इसलिए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। क्लियर हो पॉइंट, ठीक है। और बेसिकली याद रखना, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप निकालते हो, कितने दिन बाद की स्ट्रेंथ को मानते हो, वो होते हैं आपका आफ्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड या कैन बी मेजर्ड आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग। अगर आपने आज कास्ट किया तो 28 दिन बाद उस क्यूब को की जो स्ट्रेंथ होगी उसको आप बोलोगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और इसकी जो यूनिट होगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उसकी यूनिट होगी, इंपॉर्टेंट यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हो पॉइंट, नो। बेसिकली जो कंक्रीट को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं बाय स्टैंडर्ड टेस्ट, वो स्टैंडर्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं आपके पास, एक तो होते हैं क्यूब टेस्ट और दूसरा हो गया आपके पास सिलेंडर टेस्ट। क्यूब टेस्ट और दूसरा हो गया आपके पास सिलेंडर टेस्ट। पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए। तो सबसे पहले ध्यान देखिएगा, मैं क्यूब टेस्ट डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, और इंडिया में जो मैं यूज करता हूँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो क्यूब टेस्ट होता है इंडिया के अंदर, इंडिया में मैं दोनों में से किस को यूज करता हूँ, किस मोड को यूज करता हूँ टू कैलकुलेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो याद रखना, इंडिया के अंदर जो मेरे पास होता है वो ओनली कौन सा होता है आपका, क्यूब टेस्ट होता है। वो क्या हो गया आपके पास, क्यूब टेस्ट का जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट के बिहाफ पे मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। क्लियर हो पॉइंट, नो। इधर आते हैं, सबसे पहले क्यूब टेस्ट की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट साइज, क्यूब का जो स्टैंडर्ड साइज, हालांकि हमारे पास डिफरेंट साइज के क्यूब होते हैं, इन जनरल जो स्टैंडर्ड साइज होता है आपके पास वो कितना होता है आपका, 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब हो गया। यूनिट याद रखना mm के अंदर इसकी। क्लियर हो पॉइंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब बनाऊँ यहाँ पे, तो ऐसा रफली मान लीजिएगा, ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है, ये मान के चलेगा क्या आपके पास क्यूब मान लीजिए, ठीक है। और IS कोड एक और पॉइंट इसमें मेंशन कर चुका है कि जो इसके ऊपर होता है, जब आप यहाँ पे क्या करोगे, कंक्रीट पोर करोगे, कंक्रीट इसके अंदर फिल करोगे कि मोल्ड के अंदर, आपके जितने भी पांचों साइड होते हैं, इस चारों साइड ये एक नीचे की साइड में, वहाँ तो क्या होता है, मोल्ड लगा होता है, लेकिन ऊपर से क्या डाल रहे हो, कंक्रीट डाल रहे हो, तो वहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा रफ सरफेस होगा, क्या अनइवननेस होगा, रफ टाइप का होगा। तो IS कोड बोलता है टेस्ट प्रीफर करने के लिए आपको उसको रफ नहीं रखना। तो यहाँ पे आपको इस साइड में क्या करना है, ऑन एन एवरेज 2 mm की सीमेंट कैपिंग प्रोवाइड करनी है।
सीमेंट कैपिंग इज प्रोवाइडेड ओवर टॉप सरफेस ऑफ क्यूब मोल्ड। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? और ये कैपिंग कब प्रोवाइड करोगे? ये करोगे जब आपने कास्टिंग किया उसके 2 से 4 घंटे के बाद आप क्या कर दोगे? कैपिंग प्रोवाइड करोगे। कैपिंग इज नथिंग बट आपने सिंपल क्या लिया, सीमेंट का पेस्ट बनाया, सीमेंट ली, पानी मिलाया, पेस्ट बना के स्मूथ ऊपर डाल दिया इसको, और फिर आपके जो करनी होती है, ट्रॉल होती है, करने से क्या किया, इसको एकदम स्मूथ कर दिया, ताकि जैसी आपकी बाइक की 5 शेप थी, साइड थी, वैसे ही आपके पास टॉप साइड भी हो जाए। इसको आपने करने के बाद कास्ट किया, कास्ट करने के बाद फिर आप इसको कहाँ लेके चले गए? 24 घंटे के लिए बाहर छोड़ दोगे। कि नॉर्मली फाइनल सेटिंग टाइम और सीमेंट कितना होता है आपका? 10 आवर्स होता है, बट ऑन एन एवरेज हम 12 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। फिर इसके बाद सीधा क्यूरिंग की जगह इसको मैं कहाँ लेके चला जाता हूँ? पानी का वाटर बाथ होता है उसके अंदर डाल देता हूँ, और 28 दिन तक वहाँ पे पड़े रहते हैं सारे क्यूब। 28 दिन बाद मैं वहाँ से निकालता हूँ, निकालने के बाद कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर रखता हूँ, मतलब रूम में रखता हूँ, ताकि जितना भी पानी वानी वो क्या हो जाए, आपके रेन ऑफ वहाँ से निकल जाए, आपका ड्रेन ऑफ हो जाए, सारा पानी हट जाए। देन आफ्टर उस क्यूब को मैं लेके जाता हूँ मोल्ड के आपका कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन के अंदर, CTM के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास, या अगर CTM नहीं तो UTM के अंदर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर आप लेके जा सकते हो। जब आप लेके जाओगे, ऐसा मान के चलो कि आपके पास ये क्यूब 150 बाई 150 का मान के चलना है इसको। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना, एज्यूम करना कि ऊपर वाली जो ये सरफेस थी ना, ये क्या, इस पर आपने कैपिंग किया है। कैपिंग का मतलब सीमेंट की क्वांटिटी इस पर एक्स्ट्रा डाली है क्या? हालांकि थोड़ी सी डाली हो आपने, बट सीमेंट की क्वांटिटी क्या डाली है आपने? इस पर एक्स्ट्रा डाली है। तो याद रखना इसको, ये आपके पास ऐसी प्लेट्स होंगी मशीन की, जो UTM मशीन हो या आपका CTM मशीन हो, 150 बाई 150 का क्यूब था, आप लेके गए, और ये आपके पास ऊपर का सरफेस हो गया जिस पर आपने सीमेंट कैपिंग डाली थी। याद रखना इसको कभी भी प्लेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखोगे आप, ना तो आप इसको इस तरह रखोगे, ना आप इसको इस तरह रखोगे। इसको आप कैपिंग को साइड में रखोगे, यहाँ पे रखो, इस तरह रखो, साइड में कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन कैपिंग को डायरेक्ट प्लेट के कांटेक्ट में नहीं रखोगे। IS कोड इसको बोलता है कि अगर वहाँ पे डेफिनेटली प्लेट के कांटेक्ट में रखते हो तो कुछ ना कुछ सीमेंट इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा डाला है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई वेरिएशन आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जब आप अच्छे लेवल पर कहीं PSU के अंदर इंटरव्यू दोगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सीमेंट कैपिंग क्या होती है, ऑन एन एवरेज कितने mm की होती है, और टेस्टिंग के टाइम इसका क्या रोल रहता है। क्लियर हो पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद फिर IS कोड आता है। हमने वहाँ से क्यूब निकाल लिए थे, क्यूब को मशीन के अंदर हम टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद याद रखना, एज पर IS कोड 456-2000 मिनिमम कितना, मिनिमम 3 नंबर ऑफ स्पेसिमेन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एज पर IS कोड, ये नोट करके लिखिएगा आप। IS कोड, कौन सा IS कोड? IS 456। ठीक है, RCC के लिए कभी भी IS कोड बोल तो सीधा एक लाइन में होता है IS 456 2000, तो ये क्या उसका ईयर होता है, कोड कौन सा होता है? IS 456। इस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम शॉर्ट फॉर्म 3 नंबर ऑफ स्पेसिमेन आर टेकन एट वन टाइम, आर टेकन एट वन टाइम। क्लियर हो पॉइंट? आर टेकन एट वन टाइम। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो क्यूब में, इधर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक क्यूब 150 बाई 150 का ये लिया, एक 1 हो गया, दूसरा 150 बाई 150 का ये लिया, 2 हो गया, तीसरा 150 बाई 150 का ये हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, इन तीनों की जो ऑन एन एवरेज स्ट्रेंथ आएगी, या एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एवरेज वैल्यू ऑफ 3 स्पेसिमेन, 3 इज रिप्रेजेंट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यानी कहने का मतलब क्या आपका, आपने 1 2 3 ये तीनों आपके पास सैंपल ले लिया, इसकी स्ट्रेंथ आपके पास FC1, इसको मान के चल रहा हूँ FC2, इसको मान के चल रहा हूँ मैं FC3,
तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC एवरेज, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी, FC1 प्लस में FC2 प्लस में FC3 डिवाइड बाई 3। यहाँ से जो भी स्ट्रेंथ आएगा, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर कॉन्क्रीट की आप बोल दोगे। क्लियर हो पॉइंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके पास, इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट should not be exceed plus minus 15% of average। इसका मतलब क्या, मतलब समझो ध्यान से। किसी भी इंडिविजुअल एक स्पेसिमेन का जो रिजल्ट आएगा वो आपका एवरेज से प्लस माइनस 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 15%। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। नॉर्मली मेरे पास FC1, FC2, FC3 और इनका मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ कि आपके पास कितना आ गया, 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ऐसा मैंने मान के चला कि तीनों की एवरेज स्ट्रेंथ आ गई। क्लियर हो पॉइंट। तो IS कोड बोलता है किसी भी कंडीशन में अगर मैं इसका 20 का 15% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, किसी भी कंडीशन में IS कोड बोलता है किसी भी एक स्पेसिमेन का प्लस या -3 यानी कि 17, इसकी स्ट्रेंथ या इसकी स्ट्रेंथ या इसकी स्ट्रेंथ, तीनों में से किसी एक की स्ट्रेंथ 70 न्यूटन mm से कम नहीं होनी चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होनी चाहिए, 14 नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिमिलर 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 24 नहीं होना चाहिए, 25 नहीं होना चाहिए। हमेशा इन तीनों का ऑन एन एवरेज जो रिजल्ट होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, 17 से 23 के बीच में रिजल्ट होना चाहिए, और तभी आप उस टेस्ट को क्या करोगे, प्रीफर करोगे। क्लियर हो पॉइंट। इंडिविजुअल समझ में आया। दोबारा देखो ध्यान से, मेरा एवरेज आ गया 20 और इसका प्लस माइनस 15% हो गया 3। किसी भी एक का, तीनों स्पेसिमेन में किसी भी एक की स्ट्रेंथ 3 या कम, 20 से 3 का माइनस करो कितना हो जाएगा आपके पास, 17 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब 16 नहीं होना चाहिए, 15 स्ट्रेंथ इसकी नहीं आनी चाहिए, 16 स्ट्रेंथ नहीं आनी चाहिए। हमेशा इसकी स्ट्रेंथ या तो 17 से ज़्यादा हो और 23 से कम होनी चाहिए। इसको बोलता हूँ इंडिविजुअल वेरिएशन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अगर जो आपके पास क्यूब टेस्ट लिया आपने, जो क्यूब टेस्ट को आपके क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ कर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इफ साइज ऑफ स्टैंडर्ड मोल्ड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज, ठीक है। अगर साइज आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब उसकी स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी यस डिक्रीज। क्या होगी उसकी, जैसे 1.5 mm से आप ज़्यादा साइज लेके चल रहे हो, आप क्यूब लेके चलो 200 mm का, 200 बाई 200, 300 बाई 300, 400 बाई 400, तो उसकी स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। देखो बीइंग एन इंजीनियर आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने के सिंपल फार्मूला बता दो मैं, इसको कैसे याद रखना है आपको। सिर्फ एग्जाम के लिए इसका एग्जैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बस एग्जाम निकालने के लिए बता देता हूँ। सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, 150 बाई 150 का क्यूब था, उसका एरिया यहाँ पे था। अगर आपने एरिया को बढ़ाया, जैसे आपने 200 बाई 200 को किया तो एरिया बढ़ेगा क्या, और एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी डेफिनेटली। स्ट्रेंथ जो आपकी स्ट्रेस है, इसी को क्या मान लो, अभी स्ट्रेंथ मान लो, याद रखने के लिए। इस फॉर्मूले से आप इजीली याद रख पाओगे कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। वहीं पर अगर क्वेश्चन उल्टा बोलता अगर आप साइज ऑफ स्टैंडर्ड मोल्ड को डिक्रीज कर रहे हो, कम लेके आ रहे हो, 150 की जगह आप 100 लेके चल रहे हो, तो फिर स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है कंक्रीट की। पॉइंट समझ आ रहा है। अगर एरिया कम होता है स्ट्रेंथ क्या होती, बढ़ जाती। समझ में आ रहा है पॉइंट। सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई है, और ये फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
पूरी आरसीसी में याद रखना, एग्जाम के अंदर ना अपना नाम भले ही भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए। होल आरसीसी के जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे के सारे फॉर्मूलों को मैं अकेले इसी से ड्राइव करूंगा। आपको कोई भी चीज़ को याद नहीं करना, सिंपल एग्जाम में जाना, विद इन 5 सेकेंड या विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप सीधा बता दोगे इस स्ट्रेंथ की या कोई भी डेरिवेशन, कितना भी लंबा फॉर्मूला क्यों ना हो, आप इसे क्या करोगे, ईजिली उसको ड्राइव कर लोगे। क्लियर हो पॉइंट? तो याद रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हो, एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, अभी बताऊंगा वो क्या होती है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा क्यूब पे आ जाता हूँ, सिलेंडर पे आ जाता हूँ, फिर दोनों को डिस्कस। जो सिलेंडर का इफेक्ट होता है वही मोर एंड लेस में मान के चलता हूँ इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 चीज़ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर थी आपकी। सबसे फर्स्ट आपका ये इंडिविजुअल वेरिएशन, सेकेंड और थर्ड क्या हो गया, साइज का। ठीक है, इसके बाद हमने क्यूब टेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आपका सिलेंडर टेस्ट। सिलेंडर टेस्ट हम इंडिया में प्रीफर नहीं करते हैं, ये हमेशा प्रीफर होती है ओनली फॉर डेवलपिंग, जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो इसको प्रीफर करते हैं, हम इंडिया में इसको नहीं करते हैं। बट इन दोनों का कंपेयर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कुछ पॉइंट होते हैं जो इसको पता होना चाहिए, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, इसका साइज। साइज कितना होता है सिलेंडर का, 150 mm क्या होगी इसकी, डाया होगी, डायमीटर, और 300 mm इसकी क्या होगी आपकी सिलेंडर की हाइट होगी। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा ध्यान से, जो इसकी स्ट्रेंथ, एक तो इसका ये याद रखना है आपको, 150 mm इसकी डायमीटर होगी, सिलेंडर के 300 mm क्या होगी इसकी हाइट होगी, यानी कि सिलेंडर कुछ आपका इस तरह का बन गया। यहाँ पे बना ही देता हूँ मैं इसको, कुछ इस तरह का भी। ये आपके पास हाइट होगी 300 mm की, और डायमीटर ऊपर का कितना होगा, 150 mm। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी पॉइंट इसमें से याद रखना, वो रखना आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1.25 टाइम्स स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। क्लियर हो पॉइंट? तो आपके पास क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास ऐसे बोल सकते हो 25% ज़्यादा होते हैं किससे, सिलेंडर की स्ट्रेंथ से। यानी कि सिलेंडर की स्ट्रेंथ इसका मतलब कम होती है। इधर कितनी कम होती है, यहाँ पे देख, इसको लिख देता हूँ मैं, स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। आई होप ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। जब 1 डिवाइड बाई 1.25 करोगे तो आपके पास वैल्यू है कि 0.8 टाइम ऑफ सिलेंडर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। एसएससी जेईई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूछा गया, कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और स्टेट जेईई इसको बार बार रिपीट करती है। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत? नाउ अब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों होता है और ये वाला कंडीशन, दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जिस सभी को दिखाई दे रहा है नीचे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, मैं ये वाला इरेज कर देता हूँ। आई होप ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है? नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं उसको इरेज करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके चला गया। देखो अगर मेरे पास साइज था कितना, 150 बाई 150 का क्यूब था, ठीक है, 150 बाई 150 का क्यूब था, और इधर मैं या तो साइज बढ़ा लो पहले वाले कंडीशन में, या सीधा मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, सिलेंडर बना देता हूँ। सिलेंडर को मैं इस तरह बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। नाउ जब मैं टेस्टिंग के ऊपर से लोड लगाता हूँ, लोड क्या लगता है आपका, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है, ठीक है? ऐसा आपके पास लोड लग रहा है, ऐसा आपके पास क्या हो रहा है, लोड लग रहा है। ऐसे आपके पास नीचे से क्या लग रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है, और लोड का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा आपका, ये उसका रिजल्टेंट होगा लोड का। फिर इसकी वजह से जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा ना आपके पास, किसके अंदर, क्यूब के अंदर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? मैं उसको ऐसा बना देता हूँ डायरेक्ट, ऐसा क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे सिमिलर यहाँ पे भी सेम चलेगा ऐसे ही भाई, दोनों का सिमिलर वर्क होगा आपका ऊपर से नीचे से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है ऐसे यहाँ पे, ठीक है?
और यहाँ पे एक पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ, अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। सिमिलर कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ, ये तो साइज बढ़ गया, या क्यूब ले लो, ओ सिलेंडर ले लो आप, सेम लोड यहाँ से अप्लाई होगा, रिजल्टेंट सेंटर पे आएगा दोनों का, और अपने पास यहाँ से क्या हो गया, लोड अप्लाई हो रहा है। सिलेंडर की टर्म में ना जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पास, वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, कुछ इस तरह से क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा स्ट्रेस, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक लोड आएगा, यहाँ तक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे होगा, देन आफ्टर सिलेंडर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इतना वाला एरिया, ये इतने जो कंक्रीट था, वो एक तरह से आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, वो आपके फ्रिक्शन के इफेक्ट में नहीं आ रहा है, नॉट अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन। ये सारा खेल किसका होता है, फ्रिक्शन का होता है। नॉर्मली मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बस इसी के टर्म में, हालांकि प्लेट का फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लगती हैं जो हम डिस्कस करते हैं सिर्फ गेट के अंदर। आप नॉर्मली इससे याद क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। और जब ऑब्जेक्टिव के अंदर रीजन पूछ लिया जाए, वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की टर्म होगी, तो याद रखना क्यूब के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है, और सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं होता। बीइंग एन प्रैक्टिकल आप ये भी बोल सकते हो, इसके अंदर क्या होगा, बहुत अच्छे से आपके पास क्या होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरी कंक्रीट इफेक्टिव हो रही है, पूरी कंक्रीट आप यूज कर रहे हो। लेकिन सिलेंडर में इतने वाले पोर्शन पे, बीच वाले में कंक्रीट की स्ट्रेंथ को आप यूज नहीं कर रहे हो। जब इतनी स्ट्रेंथ को आप यूज नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, वीक हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? तो आई होप यहाँ तक हमने जो बात कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा आपका, और आपने इसमें दोनों टेस्ट किए, क्यूब टेस्ट किया, हमने सिलेंडर टेस्ट किया, तो यहाँ तक आपको सारा समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं तक आपका ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरीज, प्लीज़ go to the website of ECC Delhi Dwarka Sector 1 and put your queries and comment. Thank you so much.